वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने बिंदुसार के बारे में, प्रियदर्शी अशोक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और इसमें मुख्य रूप से अशोक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। उसमें मैंने आपको बताया था कि अशोक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और बहुत योग्यता रखता था और उसने ये सोच रखा था कि अपने साम्राज्य का वो विस्तार करेगा। उसको जो विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था अपने दादा से, अपने पिता से। चंद्रगुप्त मौर्य उसके दादा थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का जो है काफ़ी विस्तार किया था और उस विस्तार को बनाए रखा उसके पिता बिंदुसार ने। ठीक है। अब अशोक ये सोचता था, अशोक ये चाहता था कि उसका जो साम्राज्य है वो पूर्व की ओर और विकसित हो जाए और उसका विस्तार हो जाए, क्योंकि अभी उसके साम्राज्य की सीमा जो है प्राकृतिक सीमाओं से नहीं मिली थी। अभी एक क्षेत्र ऐसा रहता था, कलिंग का क्षेत्र। कलिंग का जो क्षेत्र है ये आधुनिक उड़ीसा और गंजम के बीच का क्षेत्र कहलाता है। आप उड़ीसा ही समझ लीजिए, जो आधुनिक उड़ीसा है उसी को कलिंग कहा जाता था पहले। ठीक है। तो हमें विभिन्न स्रोतों से, जैसे अशोक के 13वें शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसने पहले कश्मीर पर विजय प्राप्त की और फिर उसने बाद में जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग की राज्य की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, बहुत ही वैभव संपन्न राज्य था। कलिंग की जो सेना थी वो भी बहुत विशाल सेना थी, बहुत शक्तिशाली सेना थी। हालांकि कलिंग के शासक के बारे में जो हमें जानकारी है वो बहुत कम उपलब्ध होती है कि उस समय शासक कौन था। कुछ कहते हैं कि अनंत पद्मानभ नामक एक शासक वहाँ पे शासन करता था। बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ हम कह नहीं सकते कलिंग राज कौन था। ठीक है। तो आप देखिए कि कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और अशोक भी एक चक्रवर्ती सम्राट था। अब अशोक ने, ऐसा माना जाता है कि उसने संदेश भेजा कलिंग राज के पास, जो भी उस समय कलिंग का राजा था, कि वो अशोक की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन कहा जाता है कि अशोक की उस प्रस्ताव को कलिंग राज ने ठुकरा दिया था। कुछ और मान्यताएं हैं, कहते हैं कि अशोक का एक भाई जो है वहाँ चला गया था, कलिंग के राजा के यहाँ उसने शरण ले ली थी। मैंने आपको बताया था कि अशोक को अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा था राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। तो इस बारे में एक और विचार ये है कि एक भाई जो है अशोक का, वो कलिंग राज के पास चला गया था, उसको वहाँ शरण मिल गई थी और अशोक ने उसे लौटाने के लिए कहा तो कलिंग राज ने मना कर दिया और ये जो है आक्रमण का कारण बना। तो बहुत से जो है कारण बताए जाते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो जब इस प्रस्ताव को ठुकराया अशोक के, कलिंग के राजा, अगर हम माने कि अनंत पद्मानभ था, तो अशोक लाजमी है कि वो क्रोधित हो उठा उस बात से। देखिए, वो एक बहुत बड़ा राजा था और उसने तब ये निश्चय कर लिया कि अब वो कलिंग पर आक्रमण करेगा। तो ये जो बात है कलिंग आक्रमण की, ये लगभग 261 या 262 ईसा पूर्व के लगभग समझी जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो आपका उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व। ठीक है। मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और काफ़ी समय तक वो मगध में रहा था, उसके अनुसार जो कलिंग का राजा था उसके पास बहुत विशाल सेना थी। कहते हैं कि उस सेना में 6 लाख जो है पैदल सैनिक थे, 1000 घुड़सवार थे और अनेक हाथी उस सेना में सम्मिलित थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलिंग के जो सैनिक थे उनमें बहुत जज्बा था, लड़ने का जुनून था। और कहा जाता है कि जब अशोक की सेना पाटलिपुत्र से और कलिंग की तरफ बढ़ी, अब आप जानते हैं कि
बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये बिल्कुल नज़दीक है। अब अशोक की लोकेशन क्या थी उस समय? अशोक की लोकेशन थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से उसे दक्षिण में थोड़ा सा आना था, दक्षिण पूर्व में। एक कारण ये भी था कलिंग की जीत का, मतलब कलिंग के युद्ध का एक कारण ये भी बना कि बिहार से और दक्षिण जाने के लिए जो मार्ग बीच में आता था वो कलिंग का प्रदेश पड़ता था रास्ते में, तो उस प्रदेश पर भी वो कब्जा करना चाहता था। तो देखिए अशोक जो है अपनी, जैसे बताया जाता है कि लगभग 4 लाख की सेना उसके पास थी, 4 लाख की सेना लेकर और कलिंग की तरफ वो आगे बढ़ता है। और जब कलिंग वासियों को ये पता लगता है कि अशोक आक्रमण के लिए आ रहा है, तो अशोक की योग्यता से, उसकी क्रूरता से लोग पहले ही वाकिफ थे। तो कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो कलिंग से लोग पलायन करने लगे इस युद्ध की संभावना को देखते हुए। और ये इतिहास में बहुत ही भयंकर युद्धों में से इसकी गणना की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस वॉर दैट वाज फॉट इन इंडिया, द कलिंग वॉर। ठीक है, इसकी युद्ध की भीषणता बहुत ज़्यादा थी। और आप देखिए कि जब ये युद्ध शुरू हुआ तो कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अशोक भी बहुत परेशान था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा था, हर रोज मतलब लाखों सैनिक इसमें मारे गए। और फिर अशोक को ये खबर मिलती है कि कलिंग राज यानी कलिंग का राजा जो है मारा गया है, लेकिन अभी कलिंग के दुर्ग का द्वार अभी भी बंद है। तो अशोक को लगा कि भाई ये युद्ध तो हम जीत गए। तो अशोक अपनी सेना को लेकर अगले ही दिन जो है कलिंग के दुर्ग के द्वार के आगे खड़ा हो गया। और जब द्वार खुला तो वो देखता है कि कलिंग के जो सैनिक थे और जो राजा राजकुमार थे, उनकी पत्नियां, सैनिकों की पत्नियां, वो भी हाथ में तलवार लिए खड़ी हैं सामना करने के लिए। तो अशोक ने कहा कि वो जो है मतलब कलिंग पर वार, मतलब कलिंग की स्त्रियों पर, मतलब वो ये समझता था कि स्त्रियों पर वार करना जो है उसकी शान के खिलाफ है। तो वो जो भीषणता हुई युद्ध में, जो आप ये देखिए कि हाल ये हुआ कि जो रण क्षेत्र था वो तो लाल हो ही गया, साथ में जो दया नदी उस समय कलिंग के साथ में जो बहा करती थी, दया नदी, दया नदी भी लाल हो गई थी रक्त से, सैनिकों के रक्त से। ऐसे तड़प रहे थे सैनिक जो, जिनको चोट लगी थी, किसी का हाथ कटा पड़ा है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और वो जो मंजर था वो बड़ा ही भयावह, बहुत ही हृदय विदारक जो है मंजर था अशोक के सामने। जब अशोक उन लाशों पे से गुजरता हुआ गया, उसने देखा, मतलब बहुत ही खूंखार मतलब एक शासक था अशोक। जिस निर्ममता के साथ उसने जो है युद्ध किया था, असंख्य लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को बंदी बना लिया, और बहुत से लोग अपाहिज हो गए, स्त्रियों ने अपने पतियों को खो दिया। उसने देखा कि विधवाएं जगह जगह विलाप कर रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, अनाथ हो गए हैं, रो रहे हैं। तो ये एक तरह से नरसंहार किया था अशोक ने। तो कहते हैं कि अशोक के सामने एक बुढ़िया अपने बच्चे की लाश लेकर आई और उससे मांगने लगी कि भाई इसे, इसमें जीवन डाल दो। तो इस तरह की घटनाओं ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। वो जीत तो गया और अशोक का जो साम्राज्य था वो अरब सागर तक विस्तृत हो गया, लेकिन उस जीत ने अशोक के हृदय को जो है परिवर्तित कर दिया। जो भीषण रक्तपात उसने देखा, जो जगह जगह जो है लाशों के ढेर पड़े हुए थे और स्त्रियां विलाप कर रही थी अपने पतियों को खोने के पश्चात, छोटे छोटे बच्चे जो है परेशान हो रहे थे, और
कई जो घायल लोग थे, वो कोई पानी मांग रहा है, कोई करहा रहा है, तो ये सब जो है मंजर जो है अशोक से नहीं देखा गया, और उसने तभी ये प्रण ले लिया कि वो अब इस युद्ध की नीति को त्याग देगा और क्षेत्रों को जीतने की बजाय अब वो लोगों के हृदयों को जीतने का प्रयास करेगा। तो उसने फिर युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया, यानी दिग्विजय की नीति के स्थान पर उसने धर्म विजय की नीति को अपना लिया। और प्रजा, उसने देखा जिस तरह से उसने कष्ट दिया है लोगों को अपने उस एक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, तो अब उसने ये निर्णय ले लिया कि वो लोगों को कष्ट देने की बजाय उनकी सेवा करेगा। और फिर देखिए अशोक के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब उसने प्रजा हितार्थकारी कार्य करने शुरू कर दिए। अब उसके जीवन का ध्येय ये बन गया कि वो जो है जनता की भलाई करेगा। और उसने अपने शिलालेख में भी कहा कि सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार से एक पुत्र अपनी संतान का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से राजा को अपने प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए, यानी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार जो है ये अपेक्षित है, ये करना चाहिए। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। एक तो अशोक का हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ कि उसने अहिंसक धर्म अपना लिया, यानी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में वो प्रविष्ट हो गया और उसने ये प्रण लिया, उसने बौद्ध धर्म के जो 3 नियम थे उनका पालन करते हुए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धर्म और संघ, मैं बुद्ध में शरण लेता हूँ, मैं धर्म में शरण लेता हूँ, मैं संघ में शरण लेता हूँ, ये उसने प्रण किए। और फिर आप देखिए कि कलिंग के युद्ध के ये प्रभाव पड़े कि उसने आजीवन कोई युद्ध नहीं लड़ा कलिंग के युद्ध के पश्चात। कलिंग का जो युद्ध था वो उसका पहला और अंतिम युद्ध साबित हुआ। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना कि अशोक के बारे में, उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके कलिंग युद्ध के बारे में कि कलिंग युद्ध के क्या कारण थे। मुख्य कारण तो ये था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, साथ ही साथ दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग में कलिंग पड़ता था, तो वो उस मार्ग को भी अपने अधीन सुरक्षित करना चाहता था। और कलिंग एक शक्तिशाली राज्य था और इस पर विजय प्राप्त करना वो गौरव समझता था अपना। और इसके प्रभाव ये हुए कि उसने आगे आने वाले समय में कोई युद्ध नहीं किया। ये उसका प्रथम और अंतिम युद्ध साबित हुआ। इसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन उसने कलिंग के राज्य को अपने साम्राज्य में जरूर सम्मिलित किया। ऐसा नहीं कि उसने कलिंग के राज्य को छोड़ दिया, उसने कलिंग के राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई। बाकी फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।